से इस मामले को संभालने के लिए थाने में रिपोर्ट की जानी चाहिए थी। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं था। नारंग एम्पायर के टावर, जहां की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा टाइट मानी जाती है और जहां एक परिंदे का भी पर मार पाना मुश्किल है, वहां से लाखों का फिनिश्ड ज्वेलरी प्रोडक्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड चोरी हो गया। कंपनी के प्रबंधन के सदस्यों, विशेष रूप से तान्या नारंग और करण नारंग ने दृढ़ता से अनुरोध किया था कि निदेशक मंडल पुलिस को इसे संभालने के लिए बुलाए। हालांकि चेयरमैन विक्रम टोकस ने किसी को भी ऐसा करने से रोक दिया था। उन्होंने दावा किया कि उन्हें इसे सार्वजनिक रूप से प्रचारित नहीं करना चाहिए और अस्थायी रूप से, वैसे देखा जाए तो मूल रूप से इस मामले को संभालने के लिए थाने में रिपोर्ट की जानी चाहिए थी। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं था। नारंग एम्पायर के टावर, जहां की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा टाइट मानी जाती है और जहां एक परिंदे का भी पर मार पाना मुश्किल है, वहां से लाखों का फिनिश्ड ज्वेलरी प्रोडक्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड चोरी हो गया। कंपनी के प्रबंधन के सदस्यों, विशेष रूप से तान्या नारंग और करण नारंग ने दृढ़ता से अनुरोध किया था कि निदेशक मंडल पुलिस को इसे संभालने के लिए बुलाए। हालांकि चेयरमैन विक्रम टोकस ने किसी को भी ऐसा करने से रोक दिया था। उन्होंने दावा किया कि उन्हें इसे सार्वजनिक रूप से प्रचारित नहीं करना चाहिए और अस्थायी रूप से कंपनी के भीतर आंतरिक जांच करनी चाहिए। आखिरकार दृष्टि नारंग इस मामले में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व थी और उस प्रोडक्ट की मेन प्रबंधक भी। जितना बड़ा हंगामा होगा, उसकी प्रतिष्ठा उतनी ही खराब होगी। अगर परियोजना के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसकी इंचार्ज दृष्टि नारंग थी, तो अध्यक्ष विक्रम में भी हिम्मत नहीं थी कि वो इस स्थिति की जिम्मेदारी ले लें। मुख्य निदेशक दृष्टि नारंग वास्तव में प्रभावशाली हैं। क्या वो हम पर दबाव बनाने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग करने की कोशिश कर रही है? करण ने अजीब स्वर में कहा, लेकिन उसका चेहरा गर्व से भरा था। दृष्टि नारंग, तुम कंपनी में अपनी वर्तमान स्थिति को बेहतर ढंग से समझती हो। करण ने हंसते हुए कहा, तुम केवल एक एक्टिंग मुख्य डिजाइन अधिकारी हो। किंग ऑफ द वर्ल्ड प्रोजेक्ट की दुनिया को सफलतापूर्वक पूरा करने और गहनों की प्रदर्शनी से गुजरने के बाद ही तुम उस स्थिति को मजबूती से प्राप्त कर सकती हो। करण नारंग ने आक्रामक रूप से कहा, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखें तो न केवल तुम किंग ऑफ द वर्ल्ड प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करने में विफल रही, बल्कि तुमने दुर्लभ गहने भी खो दिए जिनकी कीमत लाखों से भी अधिक थी। इसके अलावा गहनों की प्रदर्शनी कल आयोजित होने जा रही है, जिसका मुख्य आकर्षण वही किंग ऑफ द वर्ल्ड था। इतनी बड़ी लापरवाही का इस कंपनी को कैसे स्पष्टीकरण दोगी तुम दृष्टि? क्या तुमने सच में सोचा था कि तुम मुख्य डिजाइन अधिकारी की स्थिति को इतनी आसानी से सुरक्षित कर सकती हो? दृष्टि ने अपने होठों को कसकर काटा, लेकिन चाहकर भी करण की बात का खंडन नहीं कर सकी। ऊपरी तौर पे वो मजबूत दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द छिपा था। वो हमेशा एक छोटी कर्मचारी रही है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसने बहुत मेहनत की है। अपनी प्रेरणा और रचनात्मकता के माध्यम से उसने अंततः कंपनी के उच्च अधिकारी के रूप में पहचान प्राप्त की और उसे एक्टिंग निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया। आखिरकार उसे अपने पैरों पर खड़ा होने का और खुद के लिए एक नाम बनाने का मौका मिला। इन पिछले दिनों और रातों की कड़ी मेहनत करने के बाद उसने आखिरकार अपना पहला उत्पाद पूरा कर लिया था, लेकिन जिस काम में उसने अपना सारा खून, पसीना और आंसू बहाए थे, वो कल प्रकाशित होने वाली थी और ठीक उसके पहले किसी ने उसकी चोरी कर ली। अंत में कंपनी के अन्य अधिकारियों द्वारा उसकी आलोचना भी की गई और उस पर झूठा आरोप भी लगाया गया। उसके दिल में इस तरह की पीड़ा को बता पाना नामुमकिन था। इसे सबसे असहनीय चीज भी माना जा सकता है जिसका सामना दृष्टि नारंग ने अपने जीवन में किया था। इसके अलावा उसके पास शिकायत करने के लिए कुछ और नहीं था और वो केवल इन अधिकारियों के अनुचित आरोपों को बस सहन ही कर सकती थी। दृष्टि, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद वो तुम ही थी जिसने पिछले साल गुप्त रूप से कुछ सामग्रियों को काट दिया और अनुसंधान और विकास परियोजना के दौरान घटिया उत्पाद बनाने लगे थे। और तुम्हारा असली चेहरा तो अब सबके सामने है। सब देख सकते हैं कि कैसे तुम्हारा इस मामले में कोई भी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने का इरादा नहीं रखता। मैं अब निश्चित ही ये मान सकती हूँ कि तुमने गहनों के तैयार उत्पाद को छिपाने की कोशिश की और उद्देश्यपूर्ण रूप से घोषणा की कि किसी और ने इसे चुरा लिया है।
आखिरकार तुम्हारे और तुम्हारे इस नकारा पति के अलावा किसी और ने किंग ऑफ द वर्ल्ड के वास्तविक अंतिम उत्पाद को नहीं देखा था। तान्या अचानक अपनी सीट से उठ खड़ी हुई और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। ऐसा लग रहा था कि वो जंगली अनुमान लगाने में शामिल होना चाहती थी और उसने अपने इरादों को छिपाने की कोशिश भी नहीं की। अपनी बकवास बंद करो तान्या। मैंने अपने काम के लिए एक बार भी कोई कोना नहीं काटा है। गहनों का एक टुकड़ा भी पूर्णता के साथ बनाया गया था, दृष्टि ने गुस्से में कहा। वो कंपनी के प्रबंधन से संदेह और आलोचना सहन कर सकती थी, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने सबसे अच्छे गहने डिजाइन करने का प्रयास किया, अपने काम का अपमान नहीं सहन कर सकी। कितनी मजेदार बात है, तान्या ने मजाक करना जारी रखा। तुम अभी भी ये दावा करने की हिम्मत रखती हो कि तुम्हारी रचनाएं परिपूर्ण हैं। तुम्हें अभी भी ये सोचना चाहिए कि तुम्हारी रचनाएं मेरी जितनी अच्छी नहीं है ना? कल गहनों की प्रदर्शनी का दिन है। ऐसा लगता है कि तुमने जानबूझकर उस कचरे के टुकड़े को फेंक दिया और निर्दोष होने का नाटक करके सभी की सहानुभूति हासिल करना चाहती थी। हो सकता है कि तुम्हारे पास वास्तव में इस लाखों करोड़ों के गहनों को डिजाइन करने के लिए काबिलियत नहीं है। तुम्हारा इरादा स्थिति से बाहर निकलने और एक ही समय में पैसे चोरी करके सबको बेवकूफ बनाने का था, है ना? हालांकि क्या तुमने सच में ये सोचा था कि यहां हर कोई मूर्ख है? क्या तुम सच में इतनी बेशर्म हो कि ये पता लगाने के बाद कि तुम्हारे पास लाखों के लायक कुछ बनाने की क्षमता नहीं है, अपने लिए गहने चोरी करने का सहारा ले लिया? तान्या ने मजाकिया अंदाज में ठहाका लगाया। ये सही है, हम में से किसी ने भी वास्तविक तैयार उत्पाद नहीं देखा है। क्या ये वास्तव में सभी की उम्मीदों पर खरा उतरता है या नहीं, ये आप दोनों को ही तय करना है ना? उफ, उसके शब्द वास्तव में वाजिब हैं। चूंकि दृष्टि मूल रूप से बिना किसी योग्यता की व्यक्ति थी, इसलिए बहुत संभव है कि तान्या के शब्द सच हों। ऐसा लगता है कि यहां हर कोई उसके ढोंग से लगभग मूर्ख बनाया गया है। अमिताभ नारंग के समूह के कुछ अधिकारियों ने एक के बाद एक आलोचनाएं करना शुरू कर दिया। ऐसे बेशर्म लोगों को कंपनी में रहने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? दर्श सिंघानिया ने ठंडे स्वर में कहा। दृष्टि नारंग और शिवम गांधी, मैं तुम दोनों को साफ साफ बता दूं कि इस काम के लिए पहले ही कंपनी के उत्पादन शुल्क में 2 से 3 करोड़ खर्च हो चुके हैं। इसके अलावा इसे बाहरी दुनिया में भी भारी प्रचारित किया जा चुका है। अकेले इस परियोजना में रखी गई हर चीज की लागत तुम्हारी औकात से कहीं ज्यादा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा परिवार इस जिम्मेदारी को वहन कर सकता है? कल एक बार ज्वेलरी प्रदर्शनी आयोजित होने के बाद हमारी कंपनी को इस मामले के कारण भारी नुकसान झेलना होगा और तुम्हारा परिवार निश्चित रूप से हमारी कंपनी के इस नुकसान का भुगतान नहीं कर सकता, भले ही तुम लोग दिवालिया हो जाओ। इस बारे में बोलते हुए दर्श ने फिर से उपहास किया और कहा, कंपनी के उपाध्यक्ष और निदेशक मंडल के एक स्थायी सदस्य के रूप में मैं निश्चित रूप से अपनी व्यक्तिगत नाम का उपयोग तुम दोनों के खिलाफ कानूनी मुकदमा दायर करने के लिए कर सकता हूं, जो इस परियोजना की प्रभारी हो। मैं अपनी व्यक्तिगत हितों के गंभीर उल्लंघन के लिए तुम पर मुकदमा करूंगा। इसके अलावा मैं तुम दोनों पर कानूनी प्रतिबंध लगाने के लिए सभी निदेशकों और शेयरधारकों को संगठित करना चाहता हूं। जब समय आएगा तो तुम दोनों को अनगिनत साल जेल की सजा होगी। दर्श सिंघानिया ने धमकी दी। तुम सच में सच्चाई को विकृत करना जानते हो, है ना? क्या तुम्हारे शब्द सच में इस स्थिति में सच्चाई रखते हैं? शिवम ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। तुम दोनों ही परियोजना के प्रभारी हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इससे दूर हो सकते हो? करण ने अपनी सीट से छलांग लगा दी और चिल्लाया। कल गहनों की प्रदर्शनी के दौरान किंग ऑफ द वर्ल्ड स्वाभाविक रूप से सबके सामने होंगे और सबको दिखाई देंगे। जैसा कि अभी तुमने कहा, दृष्टि और मैं इस परियोजना के प्रभारी हैं। इस प्रकार तुम्हें इस मामले के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, शिवम ने स्पष्ट रूप से कहा। वाह, बहुत खूब, ये सही है। चूंकि असिस्टेंट शिवम इतना आत्मविश्वासी है, कहने के लिए और कुछ है नहीं। मैं वास्तव में आशा करता हूं कि तुम अपना ये वादा जरूर निभाओगे, करण ने एक आडंबरपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ कहा। इस कमरे में हर कोई तुम्हारे दावे का गवाह है। सुना ना सबने?
असिस्टेंट शिवम ने खुद कहा था, है ना? किंग ऑफ द वर्ल्ड कल प्रदर्शनी में अवश्य दिखाई देंगे। अगर ये वास्तव में दिखाई नहीं देता है सहायक शिवम, हम तुम दोनों पर मुकदमा करेंगे और तुम लोगों को अदालत में ले जाएंगे। जब वो समय आएगा तो तुम दोनों के पास आज्ञाकारी रूप से कंपनी छोड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा, समझे? करण ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखें दिखा रही थी कि उसे वही मिल गया है जो वो चाहता था। शिवम ने करण को घूरते हुए देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। शिवम, तुमने कंपनी में इतने उच्च अधिकारियों के सामने ऐसा क्यों कहा? वो इसे सौदेबाजी चिप के रूप में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। दृष्टि ने चिंतित अभिव्यक्ति के साथ शिवम के कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाया। वो बस एक निराधार आरोप थे जिन्हें झेलने की तुम्हें कोई भी आवश्यकता नहीं। इन्हें जो भी कहना है कहने दो, चुपचाप सुनो और मैं जो करूंगा उस पर ध्यान दो। शिवम मुस्कुराया और कहा, दृष्टि, ऑफिस का टाइम खत्म हो गया है, चलो घर चलते हैं और पहले खाना खा लेते हैं। तुम अभी भी खाने के मूड में कैसे हो? दृष्टि ने अपनी आंखें घुमाई और शिवम के इस बेपरवाह तरीके से गुस्से में उसे देखा। चिंता मत करो, घर पहुंचने के बाद हम इस बारे में बात करते हैं, अभी नहीं, फिलहाल यहां से चलो, शिवम ने शांति से कहा। दृष्टि को समझ नहीं आया कि क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शिवम का आकस्मिक व्यवहार उसकी चिंता को शांत करने में कामयाब रहा। सभी दिशाओं से लोग उनकी ओर इशारा कर रहे थे, उन्हें घूर रहे थे। उनकी परवाह किए बिना वो दोनों नीचे की ओर बढ़े और कंपनी की बिल्डिंग से बाहर निकल गए। उन दोनों के चले जाने के बाद करण ने एक भयावह मुस्कान प्रकट की और धीमी आवाज में कहते हुए तान्या की तरफ चल दिया। माय डियर सिस, मैंने इस मामले में अच्छा काम किया है ना? तान्या ने एक संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ फुसफुसाया। भाई, मैंने तुमसे सच में इस तरह के हथकंडे का उपयोग करने की उम्मीद नहीं की थी। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारी क्षमताओं को कम करके आंका है। इस बार तुमने वाकई में अच्छा काम किया है। मैं वापस जाकर तुम्हारे जीजाजी के साथ इस बारे में बात करूंगी। सिंघानिया फैमिली ही अब हमारी फैमिली को इस मुसीबत से निकालेगी, और वो भी कानूनन तरीके से। करण ने गहरी सांस ली। विक्रम टोकस केवल रायजादा परिवार की कमजोर कड़ी है, बिना किसी वास्तविक शक्ति के एकमात्र सचिव। वो रायजादा परिवार के नाम का उपयोग हमें नारंग परिवार को धमकाने के लिए कर रहा है। समय आने पर हमारे दोनों परिवार एक साथ काम करेंगे। जीजाजी और सिंघानिया परिवार की मदद से हमें विक्रम टोकस को निदेशक मंडल से बाहर करने का अवसर मिलेगा, चाहे कुछ भी हो। क्या दृष्टि का परिवार वास्तव में सोचता है कि वो हमारा विरोध सिर्फ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने उस विक्रम का पक्ष लिया है? वो कितने लापरवाह हो सकते हैं? तान्या ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। इस बार दृष्टि और शिवम ने वास्तव में लाखों की एक परियोजना को गड़बड़ कर दिया है। यहां तक कि विक्रम के कंपनी के अध्यक्ष के रूप में उनके पास स्थिति को कवर करने में उनकी मदद करने का कोई कारण नहीं होगा। इसी तरह हम उन्हें कल तक कंपनी से बाहर करने में सक्षम होंगे। 20 मिनट बाद शिवम और दृष्टि छतरपुर जिले में लौट आए। जैसे ही शिवम ने प्रवेश किया, घर के दोनों बुजुर्ग सोफे से उठे और घबराकर पूछा, शिवम, उन गहनों का क्या हुआ जिनके लिए दृष्टि जिम्मेदार थी? तुमने इस पर अधिक ध्यान क्यों नहीं दिया? जेवरों के गायब होने की खबर पहले ही पाकर दोनों बुजुर्ग चिंता की घड़ी में सवाल जवाब करने लगे। निश्चित रूप से उनकी बेटी के लिए कंपनी में ऊपर उठने का ऐसा अवसर प्राप्त करना आसान नहीं था। अगर इस बात के कारण उनका जीवन बर्बाद हो गया तो वो जीवन भर पछताएंगे। शिवम उन्हें गंभीरता से देखता रहा और सोचने लगा कि अब क्या करे। अब क्या करेगा शिवम? उसने जो वादा किया है कि कल प्रदर्शनी में किंग ऑफ द वर्ल्ड होगा, उसे वो पूरा कर पाएगा? कैसे लाएगा वो वैसा ही गहना फिर से इतने कम वक्त में? दृष्टि कैसे जूझेगी इस मुसीबत से और कैसे शिवम उसके हौसले को वापस लाएगा? क्या ये दोनों कामयाब होंगे या करण और तान्या दर्श सिंघानिया के साथ मिलकर विक्रम और दृष्टि को कंपनी से बाहर निकाल देंगे? जानने के लिए सुनते रहिए शिवम द हिडन वॉरियर, ओनली ऑन पॉकेट।